नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। इसके 2 प्रूफ्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है ऋषिकेश, आप देख रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी एपिसोड 5। अब इस पूरे वीडियो को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, 3 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ये वीडियो आपको शॉक रख देगी, शॉक करके रख देगी, सो डोंट मिस इट। सबसे पहला चैप्टर हमें एक्चुअली स्कूल में पढ़ाया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ प्लेन क्रैश के अंदर 18 अगस्त 1945 को हुई। लेकिन ये एक एस्केप प्लान था, ये एक डाइवर्जन था। आखिर ये डाइवर्जन और ये एस्केप प्लान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्यों बनाया? बिकॉज 1944 के अंडर हुआ एक कसराब जी नाम का एक ऑफिसर, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का काफ़ी लॉयलिस्ट लोगों में से एक हुआ करता था। इसके पास काफ़ी सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन थी, सेफ हाउसेस की लोकेशंस थी। ये व्यक्ति ब्रिटिशर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और इसने सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी करीब आके पहुंच गए थे। उसके अगले ही साल 1945 के अंदर जापान ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने, जिसके वजह से जापान का सपोर्ट भी चला गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान को कह रहे थे कि हम हमारी लिबरेशन वाली मूवमेंट को रोक नहीं सकते, आपने भले ही सरेंडर कर दिया हो, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम हमारी फाइट जारी रखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आपके टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस हमें दे दो, ताकि हम जब हमारे लोगों के साथ अंडरग्राउंड में बातचीत कर सके और हमारी फ्रीडम मूवमेंट को स्टार्ट रख सके, अब चालू रख सके। अब इस पूरे बात के बाद हमें पता चलता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लास्ट मैसेज। अब वो अपने सारे आईएनए ऑफिसर्स और आईएनए कलीग्स के लिए एक लेटर लिखते हैं, जिस लेटर में लिखा हुआ होता है उनका आखिरी मैसेज, वी आर डिसबैंड टू रीऑर्गेनाइज इन अदर कंट्री। और वो अदर कंट्री और कोई नहीं बल्कि रशिया था। इस कहानी को हम यही रोकेंगे और कंटिन्यू करेंगे बाद में चैप्टर 3 के अंडर। अब बात करेंगे चैप्टर 2 की। 1945 इम्फाल मणिपुर म्यांमार बॉर्डर के पास ब्रिटिश आर्मी एक आदमी को अरेस्ट करती है। अब इस व्यक्ति को जिगर काचा ले जाता है, वहाँ से इसे मुल्तान जेल में रखा जाता है। मुल्तान आज के पाकिस्तान के अंदर है, पंजाब प्रोविंस के अंदर। अब 1947 के अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाती है, पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंस 14 अगस्त को दी जाती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इस व्यक्ति को रिलीज करती है, डिपोर्ट करती है इंडिया के लिए। जैसे ये व्यक्ति इंडिया आता है, इंडियन पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है, ये बोल के कि इस व्यक्ति ने 10 रुपये की साइकिल चोरी की है। उसके बाद इस व्यक्ति को आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से भुवनेश्वर ले जाया जाता है। अब चलते हैं 1970s में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ कंट्रोवर्सी वापस समाज के अंदर आ गई थी, लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे। सो इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो एक नया कमीशन सेटअप करेंगे जो नेताजी की डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। खोसला कमीशन के जरिए खोसला कमीशन बनाई गई। इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते करते ये पहुंच गए भुवनेश्वर की उसी जेल में जहां पे इस व्यक्ति को उनके सामने लाया गया। ये व्यक्ति और कोई नहीं, वही व्यक्ति था जिससे साइकिल चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। इस व्यक्ति को सर से लेके पैरों तक बेड़ियों में इस खोसला कमीशन के सामने लाया गया। आप सोचिए, इस दुनिया में, इस देश में न जाने कितने क्रिमिनल्स हैं जो गन्ने गंदे गंदे क्राइम्स करके भी जेल से छूट जाते हैं और खुशी से जीते हैं, क्राइम्स करते रहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है साइकिल चोरी का, उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी जेल में गई। उसके साथ क्या हुआ, उसके परिवार वालों के साथ क्या हो गया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। ये व्यक्ति था कौन? आपके मन में अभी यही सवाल आया होगा। ये व्यक्ति और कोई नहीं था, इस व्यक्ति का नाम था कर्नल डॉक्टर रामाराव। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डॉक्टर था और 18 अगस्त 1945 को ये व्यक्ति उन्हीं के साथ था। अब खोसला कमीशन इस व्यक्ति को पूछती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या प्लेन में चढ़े थे, क्या वो प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बारे में हमें कुछ बताओ। ये व्यक्ति खोसला कमीशन को कहता है 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्लाइट में बैठे थे, लेकिन वो फ्लाइट 10 से 15 मिनट बाद वापस उसी एयरबेस के सेकेंड एयर स्ट्रिप के ऊपर लैंड कर गई। नेताजी ने मुझे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, मेरे कपड़े इस पायलट को दे दो और इसे कहो कि तुम आगे रवाना हो जाए। कर्नल रामाराव यही करते हैं, वो नेताजी के कपड़े पायलट को देते हैं और उसे कहते हैं आगे चले जाओ। उसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कर्नल रामाराव 4 दिन तक वियतनाम में रुकते हैं। वहाँ से आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबमरीन के रास्ते रशिया चले जाते हैं, सबमरीन के जरिए रशिया चले जाते हैं। अब खोसला कमीशन इस व्यक्ति को कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जो हमें बता सके नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन क्रैश में नहीं मारे गए, उस प्लेन में नहीं बैठे थे और सबमरीन के थ्रू रशिया चले गए थे। उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास जितने भी एविडेंस थे उस पर्टिकुलर दिन के, मैंने सारे हाईएस्ट अथॉरिटी को दिए। अब खोसला कमीशन ने कहा उस हाईएस्ट अथॉरिटी का नाम क्या है, उस हाईएस्ट अथॉरिटी का नाम क्या है?
इस व्यक्ति ने कहा, जनाब मेरे हाल देख रहे हैं आप, मुझे और भी बुरे हाल मेरे नहीं करवाने। तो खोसला कमीशन ने उस व्यक्ति से पूछा कि चलो ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटी का नाम मत बताओ, बट ये तो बताओ तुम्हें उस हाईएस्ट अथॉरिटी के पास ले कौन गया। इस व्यक्ति ने 2 नाम बताए, एक था बिजू पटनायक, दूसरा था नीलिम संजीवा रेड्डी। जी हाँ, ये दोनों वो लोग थे जो नेहरू के काफ़ी चाटुकार थे। सिर्फ नेहरू के नहीं, अंग्रेजों के भी काफ़ी चाटुकार थे, खास करके बिजू पटनायक। बिजू पटनायक बेसिकली अब आज के डेट में इनके बेटे ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है। बिजू पटनायक भी एक समय में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। सिर्फ यही नहीं, ये बिजू पटनायक जब ब्रिटिश राज था और आईएनए का और ब्रिटिश आर्मी का वॉर चलता था, तो ये लोग बिजू पटनायक जी पायलट थे और अपने एयरप्लेन से इंडियन आर्मी के ऊपर, इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर पैम्पलेट फेंका करते थे, पैम्पलेट ड्रॉप करते थे, जिसके ऊपर लिखा होता था आईएनए सरेंडर। तो इनकी चाटुकरता बहुत बड़ी है। अगर आप थोड़ा सा इनके बारे में सर्च करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। सिर्फ यही नहीं है, इनके सीए के साथ, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका के साथ भी इनके संबंध बताए गए थे। इन्होंने कई सारे बार सीक्रेट ऑफिसेस जो CIA के थे वहाँ पे भी विजिट दी थी। इनके पास ऑपरेशन कामराज करके अगर आप सर्च करते हो तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। सो चैप्टर 2 में हमें क्या पता चला? चैप्टर 2 में हमें पता चला नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लेन में नहीं चढ़े थे, बल्कि सबमरीन के रास्ते रशिया चले गए थे। अब चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 में एक व्यक्ति होता है जो कि आईएनए इंटेलिजेंस डायरेक्टर है। अब ये व्यक्ति 17 अगस्त 1945 प्लेन क्रैश के एक दिन पहले बैंकॉक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ सेफ हाउस में होता है। यह व्यक्ति सोफे पे लेटा हुआ होता है और नेताजी अपने टाइपराइटर को डिक्टेट कर रहे होते हैं लेटर्स जो वो अपने कलीग्स को भेजना चाहते थे। उसी समय नेताजी ने अपने टाइपराइटर से कहा कि क्या किस किस को पता है कल प्लेन क्रैश होने वाला है। ये शब्द सुन के ही ये व्यक्ति जो सोफे पे सोया हुआ था ये जाग गया। नेताजी ने इसे कहा, अरे रात बहुत ज़्यादा हुई है, तुम अब तक सोए नहीं, सो जाओ। सुबह के 5 बजे 18 अगस्त 1945 सुबह के 5 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस ऑफिसर को जगाते हैं और कहते हैं पहली फ्लाइट पकड़ के बैंकॉक को छोड़ दो। सिर्फ यही नहीं, हेनरी किंगन के ऑफिस में जाओ, कैश कलेक्ट कर लेना और अंडरग्राउंड हो जाना। इतना कह के नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ से चले जाते हैं। यह व्यक्ति भी उनकी बात सुनते हुए बैंकॉक को छोड़ देता है, अंडरग्राउंड हो जाता है और पहुंच जाता है हेनरी किंगन के ऑफिस में 24 अगस्त 1945 को। अब 18 अगस्त को प्लेन क्रैश हो चुका है। जापानीज मीडिया, इंडियन मीडिया, प्रिंट मीडिया के अंदर, रेडियो के ऊपर ऑलरेडी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। नॉर्मली अब 24 अगस्त के दिन यह व्यक्ति आईएनए का जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर है, ये व्यक्ति जाता है हेनरी किकान के ऑफिस में। अब ये हेनरी किकान ये बेसिकली है क्या, मैं ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो स्क्रीन पे आपको नाम दिखा दूंगा। अब ये जो ऑफिस है ये बेसिकली जॉइंट वेंचर था आज़ाद हिंद सरकार और जापानीज गवर्नमेंट के बीच में। अब यहाँ पे जब ये व्यक्ति उस ऑफिस में कैश कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है तो उस ऑफिस में उस व्यक्ति को बताया जाता है कि जनरल बोस ने ऑलरेडी कैश कलेक्ट कर चुका है। अब ये व्यक्ति हो जाता है शॉक कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, जनरल बोस ने कैश ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है और जनरल बोस की डेट डिक्लेयर कर चुकी है 18 अगस्त को। अब ये व्यक्ति उस ऑफिस से निकल के आता है बाहर। जब से ये अपना उस ऑफिस से बाहर आता है, इस व्यक्ति के सामने आ जाती है एक काली सेडान। अब उस काली सेडान से एक ऑफिसर उतरता है, जिसे देख के ये व्यक्ति और वो ऑफिसर दोनों शॉक हो जाते हैं। उसके बाद में वो ऑफिसर इस व्यक्ति को कहता है, ही इज एक्सेलेंसी, ही इज इन अ सेफ प्लेस। अब ये ऑफिसर आखिर है कौन जो ये बोल रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेफ है और उनकी इंटेलिजेंस की वजह से सेफ है और एक सही जगह पे है। ये ऑफिसर और कोई नहीं था, इस ऑफिसर का नाम था लुटियन जनरल तासोमोसा सिदोए। अब ये ऑफिसर वही था जिसे जापानीज मीडिया ने, जापानीज रेडियो ने, जापानीज अखबार ने, इंडियन रेडियो ने, इंडियन अखबार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ डेड डिक्लेयर कर दिया था। जी हाँ। सो आप मुझे पूछोगे कि भैया ये जो ऑफिसर है जिसे हेनरी किंगन के ऑफिस में भेजा गया था, इसका नाम क्या है और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? देखो, हेनरी किंगन के ऑफिस में जो व्यक्ति गया था उस व्यक्ति का नाम था समर सेन गुप्ता, जो कि आईएनए के इंटेलिजेंस डायरेक्टर थे, यानी इंडियन नेशनल आर्मी का जो इंटेलिजेंस विंग था उस विंग को ये व्यक्ति हेड करते थे। ये व्यक्ति खुद ये बात कह रहे हैं। अब ये व्यक्ति खुद ये बात कहाँ कह रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी साउथ एशियन स्टडी ऑडियो आर्काइव्स में। यहाँ पे इस व्यक्ति ने 73 मिनट्स का इंटरव्यू दिया हुआ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को। अगर आपको भी वो इंटरव्यू सुनना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस इंटरव्यू को सुन सकते हैं। ऑडियो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है बट आपका काम चल जाएगा और आपको जो है वो ये सारी बातें पता चल जाएगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको और एक बताता हूँ। आपको क्लेमेंट एटली मालूम है? अब यही क्लेमेंट एटली है जिन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस ग्रांट की थी। ये क्लेमेंट एटली जब उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, यूपी गवर्नर हाउस में रुकते हैं, तो उस समय यूपी के सीएम स्वरूपानंद जी जाते हैं इनसे मिलने और इनसे पूछते हैं एक सवाल, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित है? तो क्लेमेंट एटली कहते हैं उस स्वरूपानंद को कि जी हाँ, वो जीवित है और रशिया में कहीं तो भी है। He is alive and somewhere in Russia। सिर्फ यही नहीं, आपको बताता हूँ जो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन हुई थी प्लेन क्रैश के बारे में, वो की थी अमेरिका ने, CIA ने। अब बोलोगे भाई अमेरिका CIA ने क्यों? क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ था वो बताया गया था कि ये ताइपाई में हुआ है। ताइपाई जो है वो आज के ताइवान में है और उस समय ताइवान जो था वो जापानीज गवर्नमेंट के अंडर था और जापानीज का ब्रिटिशर्स का 36 का आंकड़ा था। तो ब्रिटिशर्स वहाँ पे जा नहीं सकते थे क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट उनको जाने ही नहीं देती और जाते भी तो जापानीज गवर्नमेंट उनके ऑफिसर्स को मार देती, जिसके वजह से इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा कि आप अपने लोगों को वहाँ भेजिए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए क्या ये प्लेन क्रैश हुआ या नहीं। उसके बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट ने CIA की एक टीम को गठित किया और उसे कहा कि आप जाके इन्वेस्टिगेट कीजिए। जब इस टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। जी हाँ, ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ अमेरिकन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की। वो कहता है कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था और ब्रिटिशर्स ने भी कभी भी ये नहीं माना कि प्लेन क्रैश हुआ था। वो हमेशा यही कहते थे कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ। हाँ, वो भले ही लोगों को ना दिखाए बट वो यही जानते थे कि प्लेन क्रैश कभी भी नहीं हुआ। इवन गांधी जी भी जानते थे कि प्लेन क्रैश जो है वो एक डाइवर्जन है और नेताजी जो है वो रशिया में, क्योंकि उनकी PMO ऑफिस के अंदर चिट्ठी लिख के कह रही है ब्रिटिश PMO ऑफिस के अंदर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर रशिया से आर्मी लेके आएंगे तो गांधी जी और नेहरू जी उन्हें रोक नहीं पाएंगे, तो जल्दी से आप पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर्स को सॉल्व करो और दोनों को अलग कर दो। सिर्फ यही नहीं, गांधी जी का एक लेटर भी है बोस फैमिली के पास जहां पे बोस फैमिली को बताया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का श्राद्ध मत मनाओ। अब श्राद्ध उसी का मनाया जाता है जिसकी मृत्यु होती है, उसका नहीं जो जीवित हो। ये बहुत वैस्ट टॉपिक है और इसके ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपके मन में नेताजी के प्रति रिस्पेक्ट है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जो आपको शॉक कर देगी। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।